हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंद्रा की कक्षा। आई एम योर एजुकेटर राधिका कुंद्रा। तो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस पेपर है साइंस का, जो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करा है क्लास 9th का। ये बच्चों जो प्रैक्टिस पेपर है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर एग्ज़ाम कैसे आने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है, इस बार आपके एग्ज़ाम जो हैं वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाले। मतलब कि इस बार आपको आंसर जो है वो लिख के आने हैं, टिक करके नहीं आने हैं। तो बच्चों, उसी के हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। तो बच्चों, अपनी एनसीईआरटी को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद ये प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करिए। पहले खुद से ट्राई करिए करने का, अगर नहीं होता है तो वीडियो देखिए। कुछ नहीं समझ आता अगर वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे भी आपकी क्वेरीज़ का रिप्लाई करूँगी। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस पेपर। बच्चों, ये जो आपका पेपर है वो आपका इस बार मैक्सिमम मार्क्स होंगे, उसके 40 मार्क्स होंगे। 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। बच्चे, जो आपका सेक्शन ए रहेगा उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सी सेक्शन में बच्चों आपको 2 केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है बच्चे। इंटरनल चॉइसेस आपको दी गई हैं। इंटरनल चॉइस मतलब आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए गए हैं, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए या नीचे वाला अटेम्प्ट करिए। ठीक है बच्चे। तो बच्चे, अगर आपको पता होगा, जिस तरह से मैंने मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाया था 3 पार्ट में, इसी तरह से साइंस का भी प्रैक्टिस पेपर आपका 3 पार्ट में आएगा, ताकि बच्चों आपको अच्छे से समझ आए। मेरे को कोई जल्दबाजी में आपको सिर्फ आंसर बता देने से, डिक्टेट करने से कुछ नहीं होगा। आपको समझाना ज़रूरी है, ताकि आप पेपर में अगर कोई अलग क्वेश्चन भी आता है तो आप अपना लॉजिक लगा के उसको अटेम्प्ट कर सके। आपको पता हो कि आंसर को किस तरह से लिखना है। ठीक है बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन ए से। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। अ बॉय इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, विच इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज, इट इज़ एक्यूट और क्रोनिक। तो सबसे पहले आपको बोला है कि एक बच्चा है जिसको कॉमन कोल्ड मतलब कि जुकाम हो रखा है। तो बताइए ये किस टाइप की डिजीज़ है? एक्यूट डिजीज़ है या क्रोनिक डिजीज़ है? तो बच्चों, आपको पता ही है, जो कोल्ड वगैरह होता है, हल्का फुल्का फीवर होता है, ये छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, लॉन्ग टर्म की डिजीज़ नहीं होती। तो एक्यूट डिजीज़ है ये आपकी। इसका आंसर है एक्यूट डिजीज़। क्यों है ये एक्यूट डिजीज़? क्योंकि एक्यूट डिजीज़ होती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, क्रॉनिक डिजीज़ होती है आपके लंबे टाइम के लिए होती हैं। ठीक है बच्चों। बी पार्ट में क्या पूछा है? नेम टू क्रॉनिक डिसीज। 2 क्रॉनिक डिसीजेज बतानी, कोई भी बता सकते हैं जो लंबी बीमारियां होती हैं आपकी क्रॉनिक डिजीज। फॉर एग्जांपल, टीबी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये आपकी लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। ठीक है बच्चों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है, देखिए, फर्स्ट का एक्यूट और दूसरे का डायबिटीज़ एंड ट्यूबरक्लोसिस। रीजन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल एंड इक्वेटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो आपका जो अर्थ है, जो प्लैनेट है आपका अर्थ, उसके पोल्स पे जी की वैल्यू अलग की होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू अलग की होती है। जैसे कि आपको पता है, ये जो अर्थ है आपका वो बिल्कुल स्फीयर नहीं है, मतलब हर तरह से, हर साइड से वो इक्वली शेप में नहीं, वो थोड़ा एलिप्सॉइड शेप में है, मतलब थोड़ा कुछ ऐसा शेप में है। तो इस वजह से जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो आपकी पोल्स पे जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर्स। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, इट इज़ अ इलिप्सॉइड। वैल्यू ऑफ जी इज़ कंपैरेटिवली मोर एट पोल्स पे, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर्स पे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक न्यूमेरिकल है, वो मैंने सॉल्व कर रखा है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? योर वेट इज़ 66 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी योर वेट ऑन द मून। तो बच्चों, इन्होंने बोला है कि अर्थ सरफेस पे अगर आपका वेट 66 न्यूटन है तो मून पे कितना होगा। तो अगर आपको पता है, तो जो आपका अर्थ और मून के बीच में रिलेशन होता है वो 1/6 का होता है। तो बच्चे देखो क्या लिखा है, द वेट मून इज़ 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। तो बोल रहा है कि जो आपका मून पे वेट होता है ना, वो आपका 1/6 होता है जितना आपका वेट अर्थ पे होता है। मतलब वेट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ठीक है। तो अब अर्थ पे आपको कितना वेट दे रखा है? अर्थ पे आपको वेट दे रखा है 66। तो वेट ऑफ मून निकल जाएगा, 6 को 66 से काट दीजिए, 11। तो आपका 11 न्यूटन वेट होगा कहाँ पे? मून पे। ठीक है बच्चों। देखो, ये लास्ट में आपको मेंशन कर, देयरफॉर द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज 11 न्यूटन। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोला है, विल योर मास इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द मून सरफेस। मून सरफेस पे जाके आपका मास इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होगा। तो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिए, मास और वेट जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो वेट आपका हमेशा चेंज होता है, मास कभी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं है, मास उतना ही रहेगा। आप
अब जितना आपकी बॉडी में मास है वो उतना ही रहेगा। मास में जब डिफरेंस वेट क्या होता है, जब मास के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जुड़ जाता है तब आपका आता है वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे अलग होता है, आपका मून पे अलग होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका वेट जो होता है वो चेंज होता है। मास तो उतना ही रहेगा जितना आपकी बॉडी का मास है, वो अर्थ पे भी उतना ही है, वो मून पे जाके भी उतना ही है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, इट विल नॉट चेंज। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन में ना आपकी इंटरनल चॉइस है, और इंटरनल चॉइस में भी आपको जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो भी न्यूमेरिकली है। तो देखिए कैसे करेंगे। उसमें लिखा है अ बॉल फ्रीली फॉल ऑफ फ्रॉम द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड एट इन 2 सेकेंड। एक बॉल है, उसको आपने फ्रीली फॉल करा टेरेस से, मतलब छत से अपने बिल्डिंग के, और वो जब नीचे गिरी तो उसको गिरने में, ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगे। तो बोल रहा है स्पीड बताओ जब उसने ग्राउंड को हिट किया होगा। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब बच्चों u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियली जब आपने उसको ऊपर से फेंका तब तो वेलोसिटी आपकी क्या रही होगी उसकी बॉल की, 0 प्लस ए। एक्सेलरेशन इस केस में क्या बन जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है और ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे आ रही है, तो आपके एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस टाइम पे g का काम करेगा। तो ये g और t कितना है आपको, 2 सेकेंड, और g कितना दे रखा है आपका 10 इंटू 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की हाइट क्या रही होगी, चलिए देखते हैं बिल्डिंग की हाइट क्या रही होगी। हाइट क्या होती है आपका, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, तो एस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यू क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपको 2 सेकेंड दे रखा है, हाफ ए की वैल्यू 10 क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, टी कितना है आपका 2, और 2 का स्क्वायर। तो ये तो बच्चों क्या हो गया आपका 0 ही हो गया, प्लस 2 को 10 से कैंसिल आउट करा, ये आ गया आपका 5। 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 4 जा 20। तो आंसर कितना हो गया 20, और ये आपकी निकली है हाइट। तो हाइट किस में होती है, मीटर में, तो आपका आंसर आ गया 20 मीटर। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, पर्सनल हाइजीन इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। बोला है कि जो आपकी पर्सनल हाइजीन होती है वो आपकी गुड हेल्थ के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। तो ऐसे 2 और कंडीशन बताइए, राइट एट लीस्ट। तो बोला है राइट एटलीस्ट 2 मोर कंडीशन रिक्वायर फॉर द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए और कौन सी 2 ऐसी कंडीशन चाहिए। पर्सनल हाइजीन तो होना ही चाहिए बच्चों आपको इंपॉर्टेंट, पब्लिक हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है बच्चे, और भी जो पॉइंट आपको लगते हैं कि गुड हेल्थ के लिए होने चाहिए वो भी आप इसमें मैंशन कर सकते हैं। जैसे कि डाइट, जो भी आप खाना खाते हैं वो आपका प्रॉपर आप खाना ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, योगा, मेडिटेशंस, ये भी आपकी गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी इसी का इसी का और पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन है, हाउ डज अ डॉक्टर डायग्नोसिस द डिजीज इन द डिजीज्ड पर्सन। कैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है, कैसे उसको पता चलता है कि डिजीज पर्सन मतलब जो बंदा बीमार है उसको कौन सी बीमारी है। तो क्या करता है वो बच्चों, वो ऑब्जर्व करता है कि आपको कौन से सिम्टम्स हैं, आपके साइंस को पकड़ता है। साइंस मतलब आपके सिम्टम, जैसे आपको अगर आपको फीवर है तो आपका टेम्परेचर चेक करेगा, अगर आपकी बॉडी पे कुछ दाने दाने हो तो वो चेक करेगा, इज इट चिकन पॉक्स या किसी और वजह से हो रहे हैं या नॉर्मल पिंपल है, तो वो सिम्टम्स देख के चेक करते हैं। ठीक है ना बच्चे, जैसे कोविड के क्या सिम्टम है, खांसी, बुखार, जुकाम। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, डॉक्टर डायग्नोसिस द डिजीज इन अ डिजीज पर्सन बाय ऑब्जर्विंग डिजीज साइन एंड सिम्टम्स। साइंस और सिम्टम्स को देख के वो पता चलाता है, और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आप आंसर को लिख दीजिएगा वहाँ पे, एग्जाम्पल दे दीजिएगा कोविड का, कि कोविड में कौन से सिम्टम्स को डॉक्टर देखेगा। तो देखते हैं कि जुकाम है, खांसी है, बुखार है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5th करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो से समझ आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी इसका पार्ट 2 आए आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बच्चे नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5th में बोला है, नेम 2 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑल्सो राइट द रिस्पेक्टिव चार्ज ऑन इट। तो कोई भी लिख सकते हैं आप, प्रोटॉन ले लीजिए, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है,
तो आप लिखेंगे प्रोटॉन, और चार्ज क्या होता है उसका पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है नेगेटिव, न्यूट्रॉन चार्ज क्या होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है बच्चे, कोई भी दो मेंशन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द मास नंबर ऑफ द फ्लोरीन इज 19। फ्लोरीन का जो मास नंबर आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चे आपको 19, ठीक है। एंड इट एटॉमिक नंबर इज 9। एटॉमिक नंबर दे रखा है 9 है, ठीक है। बोला है राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो सिंबल आपको बच्चों टेबल याद करके जानी है ताकि आपको कोई भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंबल तो पता हो। तो सिंबल क्या होता है इसका, सबसे पहले सिंबल मेंशन कर देंगे आप फ्लोरीन का F। अब बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट्स एटम। इस एटम में कितने न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें पता है एटॉमिक नंबर जो होता है वही क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए 9 आ गए। चलो आगे देखो, अब हमें पता है हमें मास नंबर भी दे रखा है कितना है 19 है। तो मास नंबर जो होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से न्यूट्रॉन निकाल लेंगे हम, प्रोटॉन कितने हैं 9, मास नंबर 19, तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, निकाल लेंगे 19 माइनस 9 इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए आपके पास 10। अब बच्चों नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इस एटम में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम। तो आप लिखेंगे इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 9, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 10, और सिंबल क्या हो गया इसका F। चलिए आगे करते हैं। तो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में बोला है दो एलिमेंट है आपके पास, एक का एटॉमिक नंबर 6 है, एक का एटॉमिक नंबर 17 है, दोनों को x और y से रिप्रेजेंट करा है। तो x का एटॉमिक नंबर आपको 6 दे रखा है, y का एटॉमिक नंबर आपको 17 दे रखा है। बोला है फाइंड द वैलेंसी ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की आपको क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है। तो बच्चों वैलेंशियल की अगर आपको पता हो वैलेंसी कैसे भरते हैं, हमारे पास क्या होता है K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल। K शेल में कितने आते हैं आपके 2, इसमें कितने आते हैं 8, फिर 8 मैक्सिमम 8 ही फिल कर सकते हो आप। तो KLMN, तो 2 यहाँ पे मैंने फिल कर दिए, बाकी कितने बचे मेरे 6 के 4। तो जितने भी आपके आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपकी वैलेंसी होती है। ये कितने हैं 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4 आ गई, ठीक है। इसमें देखो KLMN 2 यहाँ पे पुट कर दिए, 8 यहाँ पे मैक्सिमम पुट कर सकते हैं, कितने बचे 7 यहाँ पे पुट कर दिए। अब बच्चों अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा 8 के, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। इसी के साथ आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन बी में, जो कि मेरी इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको सेक्शन बी मिल जाएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चलिए चलते हैं।